एक माँ का परिचय एक पुत्र करावे, यह संभव नहीं है, क्योंकि मेरे जन्म से पूर्व का मेरा इनसे और मेरे परिवार में मेरी दादी, मेरे माता पिता से इनका संबंध है। तो एक माँ का परिचय एक पुत्र कैसे करता है? कोई भी बच्चे के सामर्थ्य नहीं है कि वो अपनी माँ का परिचय करावे। मुझे इतना ही मालूम है कि मेरी दादी मेरे पिताजी को और मेरी माताजी को, हमारे परिवार को हर संकट में डॉक्टर साहब और चाची जी ने संभाला है। मैं इतना काबिल नहीं हूं कि अपनी चाची, अपनी मां समान चाची का परिचय कराने का सामर्थ्य रखता हूं। मैं सिर्फ आपको इतना ही बता देता हूं कि अटल जी के सरकार में आप समाज कल्याण बोर्ड की चेयरमैन थी। भाजपा और जनसंघ को खड़ा करने में इनके पति डॉक्टर रामकृपाल सिन्हा जी और इनका बहुत ही बड़ा योगदान है। वर्तमान में तुरंत ही 2 महीना पहले गोवा की गवर्नर पद से ये पद मुक्त हुई हैं और इनके पुत्र और इनकी बहू भी बहुत सामाजिक काम में लगे रहते हैं। हमें कोई भी संकट होता है तो हमें लगता ही नहीं है कि वो इतने बड़े पोस्ट पर रही हैं। हम लोग एक माँ और पुत्र वाला रिश्ता रखे हुए हैं। तो मैं अपनी माता से हाथ जोड़ करके आवेदन करता हूँ कि वो हमें संबोधित करे। अभी अभी हमने 2 लोगों का प्रतिवेदन सुना। सर्वप्रथम जो मेरे पुत्र के नाते परिचय अपना करा रहे हैं, दीपक बंका जी, जिन्होंने ये सब प्रोग्राम किया है, सब हम लोगों को एक साथ जोड़ा है। और दूसरे श्री गोविंदाचार्य जी, दोनों मेरे बहुत घनिष्ठ हैं और बहुत परिचित हैं। और दोनों ने, एक ने तो आप लोगों को किस तरह से ऐसी स्थिति में क्या क्या करना चाहिए उसके टिप्स दिए हैं। मैं समझती हूँ उसके बारे में सब कुछ बताया है कि इन चीजों का, इन मुद्दों का हमको ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा, गोविंदाचार्य ने बहुत बड़े फलक पर जो वस्त्र उद्योग है और भारतवर्ष की जो संस्कृति रही है सारे उद्योग धंधा को देखने की, बहुत बड़े फलक पर इस विषय को रखा है। मुझे लगता है कि मुझे तो इस ग्रुप में केवल और केवल आशीर्वाद देने के लिए बैठाया गया है। और मैं ये बता देना चाहती हूँ कि वस्त्र उद्योग में लगे हुए ऊपर से नीचे तक जो लोग हैं, उसमें से मैं समझती हूँ बहुत ज्यादा लोग से मैं परिचित हूँ। बहुत लोगों से मेरा घरेलू संबंध है, जिनके घरों में मैं जाती हूँ, घर में जाके मैं टहलती रही हूँ, तो वह संबंध भी है। दूसरी बात कि जो समाज सेवा का गुर सीखा, समाज सेवा कैसी हो, ये यदि मैंने थोड़ा बहुत सीखा हो, वैसे मैं समाज सेविका अपने को नहीं मानती हूँ, थोड़ा बहुत सीखा भी होगा तो आप लोगों से सीखा है, आपके परिवार से सीखा है, आपके दादाजी से सीखा है, आपके पिताजी से सीखा है। क्योंकि आपको समाज सेवा के लिए सिखाना उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप तो स्वयं समाज सेवा से जुड़े रहे हैं परिवार में। और सब लोग जब भी कोई देश पर कोई विपदा आती है तो सबसे आगे निकलते हैं। लेकिन जहां तक इस बिजनेस का सवाल है, वो मैं कहना चाहूंगी, जब से कल दीपक ने कहा तो मैं सोचने लगी कि मनुष्य जीवन के लिए 3 प्राथमिक आवश्यकता है: भोजन, वस्त्र और मकान। लेकिन जो हम प्रारंभिक काल में जाते हैं तो उस काल में मनुष्य जब जन्म लिया, जब सारा इसमें रहते थे, वन में रहते थे, उसी अवस्था में रहते थे, तो वो कपड़ा नहीं पहनते थे, लेकिन फलों से ही अपना पेट भरते थे। धीरे धीरे उनको, उसकी कहानी मैं नहीं कहना चाहूंगी, कहानी है इसके लिए, और वो पत्ते से ही अपना ढकने लगे अंगों को। इस तरह से शुरू होते होते कितने स्टेज में कपड़ा का उद्योग बढ़ा है। और अब आज जो बहुत ज्यादा कंपटीशन का युग आ गया, बहुत अधिक कपड़े लोग रखने भी लगे, उस युग में भी सबके कपड़े की जो आवश्यकता है उसको पूरा करना, और पूरा करना में ईमानदारी से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना, और
कभी कभी मैंने सुना है कि वो इसको भी अपने समाज सेवा के नाम से ही करते हैं। बिजनेस में आमदनी तो होनी चाहिए, घर का खर्च चलना चाहिए, समाज सेवा के लिए भी पैसा रहना चाहिए, लेकिन आपकी विशेषता रही है। सब लोग कहते हैं। एक व्यक्ति से, मारवाड़ी परिवार में बहुत ठहरी हूँ, मैंने पूछा कि जब आप बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर जहाँ कोई नहीं चढ़ सकता, आप कैसे बिजनेस को चलाए, कैसे वहां गए, क्यों गए? तो उन्होंने कहा कि मैं छोटा छोटा पत्थर, मैं कुछ अपना सामान घोड़े में वहां रख देता था और कहीं दूर जाकर बैठता था, दिन में आराम करता था, कहीं किसी घर बेचने नहीं जाता था, दुकान नहीं खोला था। तो पहाड़ पर बहुत प्रकार के पत्थर मिलते थे, तो वो लोग आते थे और एक एक कोई पत्थर रख के और ईमानदारी से एक पत्थर के वजन के बराबर ही नमक ले जाते। वो नमक रखते थे। नमक की आवश्यकता तो हम समझ सकते हैं आप, कि नमक की पूर्ति जो किया हो व्यक्ति, जिसका खानदान वो कितना बड़ा काम किया है, तो उस नमक को ले जाते थे वो उस वजन के अनुसार। लेकिन कभी कभी महीना में उनको एक ऐसा पत्थर मिल जाता था कि साल भर की कमाई उससे हो जाती थी या 10 वर्ष की कमाई हो जाती। तो बहुत ऐसी कहानियां हैं जो हम जानते हैं कि कैसे कैसे समय में लोगों ने किया है। जो लोग वस्त्र उद्योग में गए, वस्त्र उद्योग में जाने के बाद उन्होंने कि वस्त्र को, कैसा वस्त्र चाहिए लोगों को, शारीरिक रूप से उनको, और लोगों को दिखाने लायक भी वस्त्र हो कि लोगों को लगे कि ये बहुत अच्छा वस्त्र है, सब प्रकार से सोचना और उसको काम पे लगाना। करोड़ों लोग जो वस्त्र उद्योग में लगे हैं, उन लोगों को ये बहुत, मैं उनसे यदि बात करती हूँ तो बहुत सारी जानकारी मिलती है कि क्या उद्देश्य होता है वस्त्र के प्रिंट को बनाने का, उनके कपड़े को बनाने का, आदि आदि। यह भी जानती हूँ कि वस्त्र उद्योग में लगे लोग, जो भी आपदा आती है, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो, चाहे किसी तरह से आर्थिक आपदा हो, जो आते रहते हैं, सबके डिटेल में नहीं जाऊंगी मैं, तो उस समय भी जो वस्त्र उद्योग के मालिक हैं, बड़े व्यापारी हैं, वो अपने छोटे व्यापारियों का देखते रहे हैं। उनके घर में भी चूल्हा जलना चाहिए, उनके घर में भी उनकी छत होनी चाहिए, ये सब आप करते रहे। लेकिन यह एक इतनी बड़ी आपदा आई है, जो लोग ये भी कह रहे हैं विश्लेषक कि ऐसी आपदा तो कभी नहीं है। महामारी तो पहले ही दिन से लिख दिया गया, लेकिन ऐसी आपदा नहीं आई। और इसके लिए पहले भारत को तो विश्व भी ये मान रहा है कि भारत ने तुरंत पहल की कि नहीं, हम सब लोग घर में रहेंगे। अभी मैं जब सोच रही थी हम लोग सब लोग आपसे बात करेंगे, पता नहीं कितने लोग आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मैं सोच रही थी एक फिल्म का गीत है, पास बैठो की तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। पास पास बैठने का, लेकिन अभी कहा जा रहा है दूर दूर बैठने का। तो दूर में भी बहुत दूरी नहीं, 2 मीटर की, 2 गज की दूरी बरकरार रखा गया। लेकिन ऐसी स्थिति में ही दूर दूर बैठकर भी किसी भी स्तर के व्यापारी को, मजदूर को भूखा नहीं रहना पड़े, उसको बहुत लॉस नहीं हो। हम जानते हैं कि ये सब आप मिल बैठ करके सारे नियम बना के, सबको बता के सब तय कर लेंगे। देखिए अभी जो हमारे देश पर विपदा आई है, मुझे खुशी होती है, गोविंदाचार्य भी उस तरह की परिवार वाली बात कह रहे थे कि जब दूसरे देशों में, बड़े बड़े देशों में हमारे यहाँ से दवाएं गई हैं, तो ऐसा लगा कि जो विश्व बंधुत्व की बात कही गई हमारी संस्कृति में है, या वसुधैव कुटुंबकम के जो वो चीज है हमारे अंदर, इसलिए जैसे पड़ोस में भी बांट के खाने की आदत है, कोई भूखा नहीं रहे। एक समय था कि लोग पूछ लेते थे गांव में, अपने छत पर, छप्पर पर चढ़कर कि कोई गांव में भूखा तो नहीं है। ये भी इतिहास है हमारा, हमने ये सुना है। तो उसी प्रकार से आप अपने जो मझोले हैं, छोटे हैं, जो भी स्तर के हैं, उनके बारे में सोचते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि उनके बारे में भी और अपने भविष्य के बारे में भी सोचते हुए, जो कुछ अभी दीपक बंका ने बताया, मैं समझती हूँ कि आप लोगों की ओर से भी बहुत कुछ जोड़ा जाएगा।
तो ये भी है कि ये तो सही है कि बहुत बड़ी आपदा आई है, लेकिन ये भी एक सोचा जा रहा है कि भारत जो है इस आपदा से निकल जाएगा, दूसरों की भी हम सहायता कर रहे हैं। तो इस निकलने में सब थोड़ा थोड़ा, कोई जैसे गिलहरी ने योगदान किया था पुल बनाने में जब रामचंद्र जा रहे थे, तो हम हर घर से गिलहरी के योगदान के बराबर भी एक काम करेंगे, और आपको करेंगे ही करेंगे। आपसे हम सीखते हैं समाज सेवा, आपको समाज सेवा की क्या बात है। लेकिन अभी जो चीजें हैं, जो हमको घर के अंदर रहना है, और इसमें भी ये देखिए कि छद्म वरदान मिला है कि हम घर में सभी बच्चों के साथ कभी साथ नहीं रहते थे, सुबह सुबह निकल के भागते थे। अभी साथ रह के बहुत बातें सोची जाती है, थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही बैठते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा, जबकि हमारा इतना विपदा है, विपदा में भी एक क्षण आया है जो ये चीज है, तो उसको मेंटेन करते हुए मैं समझती हूँ कि अपने बिजनेस व्यापार के लिए भी सोचना, और ऐसे सोचना कि आपका बिजनेस, क्योंकि आपका बिजनेस केवल आपके लाभ के लिए नहीं है, जो सभी सबों को वस्त्र नहीं मिलेगा जो प्राथमिक आवश्यकता में है, तो इसके लिए भी आप कार्य करेंगे, आप करते रहे हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए इस इतनी बात करके, और प्रारंभ में मैंने कहा कि मुझे तो आशीर्वाद देने के लिए बुलाया है, तो इस उद्योग में जितने लोग बैठे हैं, ज्यादातर लोग मुझसे छोटे होंगे, मैं सबको बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ, और ये कामना करती हूँ कि ये जंग आप जीतेंगे, और हंसते हंसते जीतेंगे।